नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप सभी सही होंगे। आज का हमारा कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। आप हमें बताइएगा आपके आसपास शुद्ध पदार्थ है या नहीं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस किस को पता है कि कमरे के ताप पर दो धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसमें से एक अपने 4 ऑप्शन में दिया गया है। फर्स्ट है पारा, सेकंड है सोना, थर्ड है लोहा और फोर्थ है आपके तांबा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर होता है क्या है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, तो वो होती है पारा, जिसे हम Hg से लिखते हैं, और यही हमारे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सेकंड धातु होती है आपके ब्रोमीन धातु, जिसे हम Br से लिखते हैं, और यही धातु, ये दो धातु है जो हमें कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है। फर्स्ट है सोना। इसके बाद में हम सोने के बारे में देखते हैं। सोने को हम Au से, लोहे को हम Fe से और तांबे को अपन Cu से लिखते हैं। ये इनके प्रतीक चिन्ह हो गए। और फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन राइट हो जाता है ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से उपधातु है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की ही। क्वेश्चन में लिख रखा है आपके उपधातु। वह पदार्थ जो धातु व अधातु दोनों के ही गुण दर्शाती है। वे कहलाती है उपधातु। और हमने आपके चैप्टर है 2 उसमें 7 जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी में ऐसे 7 तत्व दे रखे हैं जो उपधातु में आते हैं। तो हमें पूछा गया उपधातु नहीं है, तो इन 4 ऑप्शन में से कोई 3 तो होगी उपधातु और कोई एक होगी अधातु या धातु। तो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों ही उपधातु के अंदर आते हैं। और ब्रोमीन, ये आपके एक तत्व है जो अधातु के अंदर आता है। तो अधातु नहीं है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण कोई 2 चीज मिलकर किसी एक चीज का निर्माण करती है, तो उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण हमारे 2 प्रकार के दे रखे हैं। पहला है समांगी, दूसरा आता है विषमांगी। 2 अलग अलग तत्व जो दोनों ही मिलते ना हों। दोनों ही अपने गुण दर्शाते हो, वो होंगे विषमांगी। और समांगी में 2 समान प्रकार के, यानी कि उन दोनों के गुण दोनों मिक्स हो जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो हमें पूछा गया विषमांगी मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण अपने कौन से हैं वो देखेंगे हम। तो इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आता है लकड़ी, सेकंड है नमक का विलयन, तांबा और स्टील। तो इन चारों में से विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण होता है लकड़ी, क्योंकि लकड़ी अलग अलग तरह से अलग अलग पदार्थ मिलकर एक लकड़ी का निर्माण, एक तने का लकड़ी का निर्माण करते हैं। सेकंड नमक में सोडियम होता है जो एक ही तत्व है,
तांबा और स्टील, हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में तांबा और स्टील हमें दोनों ही मिलते हैं, तो ये सिर्फ एक ही है, इसीलिए हम इन तीनों को समांगी मिश्रण में, ये समांगी मिश्रण का हो जाएगा और ये दोनों ही तत्व है, इसीलिए हम विषमांगी मिश्रण का उदाहरण मानते हैं लकड़ी को। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा स्टील विषमांगी मिश्रण है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा लकड़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका साबुन का जलीय विलयन है, तो साबुन का जलीय विलयन हम बात करें तो साबुन का जलीय विलयन विषमांगी होता है। तो विषमांगी तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, पहला ऑप्शन आता है समांगी विलयन, समांगी मिश्रण, कोलाइड और निलंबन। तो विषमांगी मिश्रण है, साबुन का जो जलीय विलयन होता है वो विषमांगी होता है। साबुन बनता कैसे है? वसीय अम्ल के साथ सोडियम मिलने से साबुन बनता है। तो ये होता है साबुन, वसीय अम्ल के साथ में सोडियम का मिलना साबुन बन जाता है ऐसे। तो साबुन, अब हमें पूछा गया है साबुन का जलीय विलयन होता क्या है? कोलॉइड होता है, निलंबन होता है, तो समांगी मिश्रण है या समांगी विलयन है? तो विषमांगी के दो प्रकार होते हैं, निलंबन, दूसरा होता है आपके कोलाइड। तो हम अगर ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना चाहे तो समांगी तो कट ही गया, समांगी विलयन और समांगी मिश्रण दोनों ही कट जाते हैं, तो ऑप्शन बचता है स और द, दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि कोलाइड और निलंबन होता क्या है, फिर हम हमारा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोलाइड जिसमें अघुलनशील तत्व किसी अन्य तत्व या द्रव के अंदर के तरल पर फैल जाते हैं, उन्हें कोलाइड कहते हैं। कोलाइड दो प्रकार से होता है, फैला हुआ भाग कोलाइड कहलाता है, द्रव वाला भाग कोलाइड माध्यम कहलाता है। ये होता है आपका कोलाइड। साबुन का जलीय विलयन है, तो इसका आंसर हो जाता है आपके कोलाइड। कोलाइड की परिभाषा होती है जिसमें घुलनशील पदार्थ किसी द्रव के तरल में फैल जाता है, उसे कोलाइड कहते हैं। कोलाइड के दो भाग होते हैं, फैला हुआ भाग जो पूरी तरह से द्रव में विलय हो जाता है, उसे कोलाइड कहते हैं, और द्रव्य माध्यम जो भी द्रव होता है उसे कोलाइड माध्यम कहते हैं। तो हमारे साबुन का जो जलीय विलयन आता है वो कोलाइड के अंतर्गत आता है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर द की बात करते हैं, निलंबन। वे द्रव में घुला हुआ था, ये द्रव में बिना घुले। द्रव में बिना घुले रहते हैं, उसे निलंबन कहते हैं। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके, वायु के दो प्रमुख घटक है, यानी कि वायु के अंदर इन सभी पदार्थों में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो वायु के अंदर हम देखते हैं, वायु में हमें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन
प्रचुर मात्रा में मिलती है तो वायु के दो प्रमुख घटक हो गए आपके ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। फर्स्ट है नाइट्रोजन, फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। ये भी हमारे प्रकृति में हमें शुद्ध रूप से नहीं मिलती है, ये कोयले को जलाने के बाद में उत्पन्न होती है। फिर ऑप्शन नंबर से है आपका ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 कार्बन के मिलने के बाद में ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, C+O2 के मिलने के बाद CO2 बाहर निकलती है। तो ये भी हमें प्रकृति में वायु के प्रमुख घटक के रूप में नहीं मिलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये दोनों ही प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं मिलती है। तो अ, स और द ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं और सही ऑप्शन होता है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। टिंडलन प्रभाव, ये एक टिंडलन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको टिंडलन प्रभाव कहते हैं। इसमें एक हम इस टिंडलन प्रभाव को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें एक सोर्स होता है जिसमें प्रकाश मिलता है, सूर्य हो गया। फिर हम एक विलयन से इसको, ये आपके एक विलयन, यहाँ से हम प्रकाशीय माध्यम दे रहे हैं इसको। ये एक प्रकाशीय माध्यम है जिससे हम इसको लाइट दे रहे हैं। लाइट देने के बाद में ये होता है, ये कोलाइडी विलयन है। ये आता है आपका कोलाइड विलयन। इसमें हमें दो शंकु प्राप्त हो रहे हैं। फर्स्ट शंकु ये है, सेकंड शंकु ये आता है आपके। इसमें दो शंकु प्राप्त हो रहे हैं और हमें इन प्रकाशीय माध्यम से हम अगर प्रकाश को गुजार रहे हैं और हमें एक जार दिया गया है, उसमें हमने कोलाइड विलयन को रखा है, तो हमें इसमें दो शंकु प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें पूछा गया टिंडलन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करने वाला पदार्थ है। तो टिंडलन प्रभाव वास्तविक विलयन, जिसमें वास्तविक विलयन है वे इससे नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि कोलाइड विलयन जो भी वास्तविक विलयन है, इसमें जो भी कण होते हैं वे पूरी तरह से मिले हुए रहते हैं, जिससे ये प्रकाश को आगे प्रवाहित नहीं होने देते। प्रकाश को आगे वही प्रवाहित होने देते हैं जैसे कोलाइड विलयन और निलंबन और कोलाइड दोनों ही किसी भी द्रव में घुले हुए रहते हैं। जिस भी द्रव में कुछ और घुला हुआ रहता है वे टिंडलन प्रभाव दर्शाते हैं। और वास्तविक विलयन इनमें अपने ही कण इतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं कि इनके अंदर जगह ही नहीं रहती है, तो प्रकाश इसमें से गुजरेगा ही नहीं, तो हमें शंकु प्राप्त ही नहीं होगा। जिसमें शंकु प्राप्त होगा वे हमारे टिंडलन प्रभाव दर्शाएंगे। तो हमें पूछा गया टिंडलन प्रभाव टिंडलन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करने वाले पदार्थ है, तो वास्तविक पदार्थ हमें कभी भी टिंडलन प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा भौतिक गुण है? आपके आते हैं दो गुण, एक है भौतिक गुण, दूसरा है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में दो कोई भी पदार्थ मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, उनके भी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं और उनका गुण चेंज हो जाता है, गुण परिवर्तित हो जाता है। वे आते हैं आपके रासायनिक गुण के अंदर। किसी भी पदार्थ का रासायनिक गुण क्या है? पहले बर्फ था, बर्फ से जल बन गया, तो यहाँ तक तो आएगा आपके रासायनिक पेपर। भौतिक गुण के अंदर आपके आता है अगर किसी पेपर को हम फाड़ देते हैं तो वह भौतिक गुण के अंदर आते हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर नहीं बदल रहे। तो हम देखेंगे कि इन तीनों में से किसका कैरेक्टर नहीं बदल रहा है। कठोरता, रंग और घनत्व तीनों ही भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। पर
हमें पूछा गया भौतिक गुण नहीं है, तो भौतिक गुण नहीं होता आपका ज्वलनशीलता। भौतिक गुण एक रासायनिक ज्वलनशीलता, ये आपके एक रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 है आपका, पनीर है एक। आपने सबने घर पे पनीर तो खाया ही होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में लेके आ गए, पनीर है एक। पनीर किसके अंतर्गत आता है? सोल, फोम, जेल या इमल्शन? तो पनीर एक जेल है। जेल होता है किसी भी पदार्थ का द्रव्य माध्यम को सुखा दिया जाए या द्रव्य माध्यम से जल को निष्कासित कर दिया जाए। तो वो बन जाता है जेल, जिसके इसमें थोड़ा लसलसा सा रहता है। और हम देखेंगे पनीर किससे बनता है? दूध में नमक वमक डाल के या विनेगर डाल के हम उसे लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। और लैक्टिक अम्ल जब बन जाता है इसके अंतर्गत, तो हम इसमें से पानी को बाहर निकाल देते हैं, पनीर से पानी को बाहर निकाल देते हैं, तो वो बन जाता है जेल। और इसे ही हम कहते हैं पनीर है एक जेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन सा जेल का उदाहरण नहीं है? तो जेल हमने देखा था लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल डालने से उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है। उसके बाद में बनता है हमारा जेल। तो हमें पूछा गया जेल नहीं है, इनमें से कौन सा जेल का उदाहरण नहीं है? तो मक्खन, हम इसे भी लैक्टिक अम्ल डालने से बनाते हैं जेली जेल का ही एक उदाहरण है। दूध एक प्योर फॉर्म में होता है जो जेल का उदाहरण नहीं है। पनीर हमने इससे आगे वाले क्वेश्चन में देख ही लिया कि पनीर एक जेल का उदाहरण है। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। और ये आपका 9th नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है दूध। दो द्रव्यों को मिलाने से प्राप्त कोलाइड है। दो द्रव्यों को मिलाने से प्राप्त कोलाइड को क्या कहते हैं? तो दो द्रव को मिलाने से बने उत्पाद को या पदार्थ को इमल्शन कहते हैं। इमल्शन की परिभाषा को देखते हैं। दो या दो से अधिक द्रव या तरल को मिलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम इमल्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आपके दो द्रवों को मिलाने से प्राप्त कोलाइड है, तो दो द्रव्यों को मिलाने से प्राप्त कोलाइड को हम इमल्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कमरे के ताप पर कौन से तत्व द्रव है? तो हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन देखा था कि कमरे के ताप पर कौन से दो तत्व द्रव अवस्था में मिलते हैं। तो फर्स्ट आता है पारा, सेकंड आता है ब्रोमीन। पारा ये होता है आपका Hg जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह होता है Br।
ये दो तत्व है जो आवर्त सारणी के अंतर्गत आते हैं और वे दोनों ही तत्व कमरे के ताप पर हम इन्हें खुले अवस्था में छोड़ दें अगर कमरे के ताप पर, तो ये दोनों हमें द्रव अवस्था में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किसी एक ठोस विलयन का नाम लिखिए। किसी एक ठोस विलयन का नाम लिखिए, तो हमने लिख दिया है पीतल। पीतल एक ठोस विलयन होता है। ठोस, आपने देखा होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये होती है अपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं। फिर देखते हैं हम पदार्थ, ठोस देख लिया, अब देखते हैं विलयन। विलयन होता है क्या? विलय प्लस विलायक, दोनों के मिलने से हमें प्राप्त होता है विलयन। विलायक हमें ज़्यादा मात्रा में होता है और विलय कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं विलयन। तो एक ही क्वेश्चन में हमने 2 परिभाषाएं देखी है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है और विलयन किसे कहते हैं। तो विलय प्लस विलायक, विलय और विलायक के मिश्रण को, विलय प्लस विलायक के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन में विलायक ज़्यादा मात्रा में और विलय कम मात्रा में उपस्थित होता है। और क्वेश्चन था आपका, किसी एक ठोस विलयन का नाम, किसी एक ठोस विलयन का नाम लिखिए। तो ठोस विलयन हो गया हमारे पास पीतल। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, विलयन को कितने भागों में बांटा जा सकता है और नाम लिखिए। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में बात कर दी थी कि विलय किन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, तो विलायक प्लस विलय। विलयन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आता है आपके विलायक और दूसरा आता है विलय। तो हम बात करते हैं विलायक और विलय की। एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि ये होते क्या हैं। नमक को जल में विलय करते हैं। नमक को जल में विलय कर रहे हैं, तो जल हम देखते हैं कि हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो जब हम जल को ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा विलायक। और विलय, नमक कम मात्रा में मिलाते हैं, तो ये होता है हमारा विलय। तो ये दोनों मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, खट्टे पानी का, तो ये हो जाता हमारा विलयन। ये होता है आपके उदाहरण। विलयन से संबंधित उदाहरण होता है कि ये क्या है, नमक को जल में विलय करते हैं, तो जल ज़्यादा मात्रा में होता है तो हम उसे विलायक कहेंगे, और जो कम मात्रा में, जैसे नमक कम मात्रा में उपस्थित है तो उसे विलय कहते हैं। विलायक और विलय के मिलने से हमें प्राप्त होता है विलयन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण, जल और नमक दोनों ही मिले। नमक हम नॉर्मली खाते हैं तो हमें ज़्यादा खट्टा लगता है, और हम जब पानी के साथ में इसको मिला देंगे तो नमक क्या हो जाएगा, थोड़ा खट्टा हो जाएगा, थोड़ा कम खट्टा हो जाएगा और उसे हम पी सकते हैं। तो ये होता है आपका समांगी मिश्रण। और विलयन की परिभाषा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से समांगी मिश्रण बताइए।
इन 4 उदाहरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें से समांगी मिश्रण है तो समांगी मिश्रण बताना, ये दोनों ही समान मात्रा में घुले हुए रहेंगे और दोनों ही एक नया गुण दर्शाएंगे, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो लकड़ी विषमांगी उदाहरण है, मिट्टी विषमांगी है और मिट्टी में मिला जल, ये एक विषमांगी मिश्रण है। तो फिर हमारे पास बचा चीनी का जलीय घोल, ये होता है आपका समांगी मिश्रण। मिट्टी का घोल कैसे विषमांगी है हम देखते हैं। हमें मिट्टी और पानी, ये हमें पानी और इसमें विषमांगी मिश्रण यानी कि हमें मिट्टी दी है। तो मिट्टी हमारे जल के साथ में पूरी तरह से घुलनशील नहीं है। मिट्टी हमारे पानी में पूरी तरह से नहीं घुलती, इसीलिए हम इसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। और आपके समांगी मिश्रण आते दोनों ही समान मात्रा में घुल जाते हैं। चीनी का जलीय घोल, चीनी को हम जब भी जलीय घोल में मिलाते हैं तो हवा अपने पूरे ही पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, बिल्कुल ही घुल जाती है, उसके दाने हमें नहीं दिखाई देते। इसीलिए चीनी का जलीय घोल हमेशा समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो हमने पहले समांगी मिश्रण के उदाहरण देख लिए, अब देखेंगे विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। तो विषमांगी मिश्रण होता है, आपको ऑप्शन दे रखा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 आपको ऑप्शन दे रहे कि इनमें से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो पहला है विलयन, दूसरा है निलंबन, तीसरा आता है कोलाइड विलयन। तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है, कौन विषमांगी विलयन मिश्रण है, तो आपका आता है निलंबन तथा कोलाइड। ये हमने गलत कर दिया था, यहाँ पे आएगा तथा। तो निलंबन और कोलाइड विलयन दोनों ही विषमांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। तो ये दोनों ही हो जाएंगे, निलंबन और तथा कोलाइड विलयन दोनों ही विषमांगी मिश्रण होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 ही देखा था कि पीतल एक ठोस विलयन होता है। तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। पीतल 2 धातुओं से मिलकर बना है, तो ये 2 धातुओं का मिश्रण हो गया। तो फर्स्ट ही आता है आपका पीतल जिंक 30% प्लस कॉपर आपका आता है 70%। तो 70 और 30 हो जाते हैं आपके 100%। तो ये हो जाता है आपका पीतल 2 धातुओं से मिलकर बनी है। तो कौन कौन सी 2 धातु है, जिंक 30%, कॉपर 70%, दोनों मिलकर बनाती है आपके पीतल। और ये दोनों ही समान रूप से दोनों मिक्स हो जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। आगे है आपका क्वेश्चन इमल्शन। तो हमने इमल्शन देखा था 2 द्रव्य पदार्थों को मिलाने से। दो द्रव्य पदार्थों को मिलाने से इमल्शन बनता है, इमल्शन का निर्माण होता है। तो 2 इमल्शन कोलाइड के 2 उदाहरण लिखिए। तो हम 2 इमल्शन के कोलाइड के नाम लिखेंगे। तो पहला आता है दूध और एक आती है फ्रेश क्रीम। जो भी फ्रेश क्रीम होती है वो इमल्शन यानी कि कोलाइड का उदाहरण होती है। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका निम्नलिखित में से पृथक्करण के लिए आप कौन सी तकनीक अपनाएंगे। जल में निलंबित कीचड़
के कण, जल में निलंबित कीचड़ के कण, जल है उसमें हमारा कीचड़ मिक्स हो गया है, तो हम उसे कैसे पृथक करेंगे? तो ये आती है कीप पृथक विधि। कीप तो सबने ही देखा होगा, ऐसे कीप होता है अपना, जिसके अंदर हम यहाँ पे विलयन डालेंगे और नीचे शुद्ध विलयन निकलेगा और ऊपर अशुद्धियाँ निकल जाती है। जैसे कि हम चाय में से पत्ती को अलग करते हैं, वही अपन के पृथक्करण विधि की पृथक्करण विधि होती है। किसी भी विलयन में से कचरे को एक साइड करना हम की पृथक्करण विधि से करते हैं, और हमारे घर में हम सुबह सुबह उठते ही इसी विधि को अपनाकर चाय पीते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन, हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में हम रासायनिक परिवर्तन रोज ही देखते हैं। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है, जिससे एक नया पदार्थ बनता है। कोई भी दो पदार्थ ए और बी मिलाकर ए बी बन जाता है, तो हम उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हम देखेंगे कि ज्वलनशील, कोयले का दहन C+O2, कार्बन अलग था ऑक्सीजन अलग था, दोनों साथ में मिलकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, जो हम रोज शरीर से बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और इनहेल करते वक्त हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। और हमारी बॉडी में कार्बन प्रेजेंट है, तो हम कार्बन के साथ में O2 की रिएक्शन करवा के हमारी बॉडी से CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये आता है आपके नॉर्मल ज़िंदगी में हम श्वसन अभिक्रिया रोज करते हैं, और श्वसन ही एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपका आता है, सोडियम क्लोराइड एवं चीनी एक शुद्ध पदार्थ है कैसे? ये तो हमें भी नहीं पता, हम देखेंगे अब इस क्वेश्चन का उत्तर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि सोडियम क्लोराइड एवं चीनी शुद्ध पदार्थ होते हैं या नहीं। और पाठ का ही नाम क्या है? हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड NaCl2, सोडियम क्लोराइड एक शुद्ध पदार्थ है या नहीं, ये जानते हैं। पदार्थ एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, तथा किसी पदार्थ को उसके तत्वों में भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड एवं चीनी एक पदार्थ है। तो हम इस लैंग्वेज को ना पढ़ते हुए अपनी परिभाषा में देखें तो शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिससे हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। भौतिक विधि, चाहे कोई सी भी भौतिक विधि अपना लो, हम उसे अलग नहीं कर सकते, तो वे हमारे हो जाएंगे शुद्ध पदार्थ। जैसे हमने अलग किया था जल को कीचड़ से कीप पृथक्करण विधि द्वारा, तो वे हमारा अशुद्ध पदार्थ था, इसीलिए हम उसे अलग कर सकते हैं। और सोडियम क्लोराइड को किसी भी भौतिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, ना चीनी को कर सकते हैं, तो हमारा ये दोनों ही हो जाएंगे शुद्ध पदार्थ। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड एवं चीनी एक वे पदार्थ है तथा इन्हें भौतिक विधियों द्वारा इनके रासायनिक अवयवों से, जो भी इनके साथ रासायनिक अवयव है, इसमें पृथक नहीं किया जा सकता, अतः ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इस पूरी लैंग्वेज का एक ही मतलब निकलता है कि किसी भी पदार्थ को अगर हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते तो वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसे आपको कमेंट करना है हमें कि कौन कौन से पदार्थ है जो हमें शुद्ध अवस्था में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आता है आपका, प्रयोग द्वारा समझाइए कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं।
हमने लिया है एक बीकर में 50 ml जल। ठीक है, हमें 50 ml जल लेना है। जल लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट CuSO4 मिलाना है। मिलाते हैं तथा दूसरे बीकर में एक और बीकर लेना, उसमें 50 ml जल मिलाना है। जल लेकर उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट, इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट और इसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाना है। हम देखते हैं कि दोनों बीकर में प्राप्त मिश्रण समान बनावट का है, यानी कि दोनों में ही CuSO4 डाला है, परंतु दोनों घोलों में रंग की तीव्रता अलग अलग है, क्योंकि जब हम 1 चम्मच CuSO4 डालेंगे तो वह कम कलर का हो, यानी कि लाइट कलर देगा हमें, और जो हमने CuSO4 2 चम्मच डाले हैं वो हमें गहरा कलर देगा। तो ये हमें 2 अलग अलग प्रकार के रंग के मिश्रण प्राप्त होंगे। तो ये है जो ये प्रदर्शित करता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन देते हैं, जिसे हम जितनी मात्रा में डालेंगे वो हमें उतना ही कलर देगा, उतनी ही रिएक्शन देगा। तो हमें 2 बीकर दिए हैं, दोनों ही 50-50 ml के हैं। जल समान मात्रा में दिया है और जो उसमें पदार्थ यानी कि जल हमें विलायक ज़्यादा मात्रा में दिया है और विलय हमें कम मात्रा में दिया है। तो विलय दोनों ही अलग अलग 1 चम्मच और 2 चम्मच दिए हैं। तो 1 चम्मच वाला कम कलर प्राप्त देगा हमें और 2 चम्मच वाला ज़्यादा कलर प्राप्त देगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें प्रयोग द्वारा समझाइए कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन देता है। तो 2 पृथक पृथक संगठन दे रहा है, एक लाइट कलर दे रहा है, एक डार्क कलर दे रहा है। तो ये आता है आपके 22वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 आता है आपका, विलायक तथा विलय को परिभाषित कीजिए। विलायक और विलय को परिभाषित कीजिए। तो हम सबसे पहले विलायक की परिभाषा देखते हैं। किसी विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है, जो दूसरे घटक विलय को विलयन में मिलाता है। यानी कि इसमें बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, हमें इसको सरल कर देते हैं। हमें बोला गया है विलायक की परिभाषा। वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। और दूसरा आता है आपके विलय। वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि विलायक होता है वे पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है और विलय वे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इन्हें मिश्रण क्यों समझा जाता है। मिश्र धातु किसी भी 2 धातुओं के मिश्रण द्वारा जो धातु बनाई जाती है उसे मिश्र धातु कहते हैं और इसीलिए इन्हें मिश्रण भी कहा जाता है। मिश्र धातु ये धातुएं के समांगी मिश्रण होते हैं। कोई भी 2 धातु है जो पहली धातु और दूसरी धातु दोनों के ही मिलने से, अगर वे दोनों ही अपने अपने गुण, तीसरी धातु 2 धातुएं मिलकर किसी तीसरी धातु को अपने गुण दे देती है तो वे कहलाती है मिश्र धातुएं।
के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा उसके अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। जैसे पीतल 30% जिंक के साथ में जिंक का इसमें मिश्रण होता है 30% और कॉपर का होता है 70%। तो हम इसका प्रतिशत तो निकाल सकते हैं कि हमने किसको कितने परसेंट में मिलाया है, पर ये दोनों ही मिलकर एक तीसरी धातु का निर्माण कर देते हैं, इसीलिए इन्हें मिश्रण तथा मिश्र धातु कहा जाता है। क्योंकि ये दोनों ही धातु है और धातु हमेशा धातु ही रहती है, तो इसीलिए हम इसे मिश्र धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आता है आपका, कोलाइड विलयन कैसे बनते हैं। तो कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। ये दो माध्यम होते हैं आपके जिससे कोलाइड विलयन बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहते हैं उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, जो और परिक्षिप्त माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक यानी विलेय पदार्थ की तरह का घटक होता है जिसे परिक्षिप्त कण कहते हैं, उसे ही परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और वे घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है यानी कि वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होती है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 के साथ कल। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में।